हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। भगवान भरोसे चल रहा है पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान। ये अगर कहूं मैं तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। एक चीज और, क्योंकि आपने खुद ही बलूचिस्तान की बात छेड़ी है यहाँ पर, तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे आरजू की एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, डीडी बख्शी साहब की अगर मैं बात करूं, आप पॉडकास्ट अगर मेरा देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ सकता है। उसमें बलूचिस्तान हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग बहुत परेशान है, आवाज उठा रहे हैं। पीओके में हमने देखा है कि वहां पर भी किस तरह से विद्रोह रहा ही है। सिंध की हम बात कर लें, पंजाब प्रांत की हम बात कर लें, तो डीडी बख्शी साहब का भी कहना है, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंटेगा। कितना आक्रोश इन खास जगहों पर जिनका मैंने नाम लिया वहां के लोगों में है। गुर्बत की तो आपने खैर खुद ही अभी बात कह दी कि कैसे बलूचिस्तान के अंदर है, तो यहाँ की आवाम कितना परेशान है और वो क्या विद्रोह करने की स्थिति में है। देखिए, इश्यूज तो चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह पाऊंगी कि ये कोई टुकड़ों में बटेगा, लेकिन अगर इन्होंने अकल ना की तो ये 71 के टाइम पर भी शायद यही सोचा करते होंगे कि कुछ नहीं होना। जब बांग्लादेश बना था तब भी शायद इसी किस्म की बात करते होंगे। तो ये जो बार बार हमारे यहाँ कहा जाता है पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता, तो जब मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान तो 71 में ही टूट गया था तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन इन्होंने 71 से कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो इस वक्त ये बलूचिस्तान की ये हालत ना होती, केपीके की ये हालत ना होती, सिंध की ये हालत ना होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है इस वक्त। तो आज़ाद कश्मीर या पीओके जैसे आप लोग कहते हैं, वहां पर भी मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये लोगों को वहां पर भी अरेस्ट करते चले जा रहे हैं। लेकिन अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं कर रहे, अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे। और इस तरीके से सिर्फ लोगों को डरा धमका के जो है कंट्रोल करना कब तक चलेगा पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है। क्या पाकिस्तान की सरकार, या मैं खुद आपकी भी बात करूंगी आरजू, आप लोग क्या जनता के गुस्से को भाप पाने में क्या सही और सटीक बैठ रहे हैं? ये सवाल इसलिए कि श्रीलंका में विद्रोह होता है, उसके पहले तक सरकार को भनक भी नहीं रहती है कि वहां ऐसा कुछ होगा। बांग्लादेश में जो स्थिति आई, जाहिर सी बात है सरकार की तैयारी भी पूरी नहीं थी और वो शायद यह आकलन भी नहीं कर पाई कि बांग्लादेश में यह स्थिति होगी। ठीक यही हाल नेपाल का भी हमने देखा, न सरकार की तैयारी थी और ना वो ये समझ पाई कि इस हद तक विद्रोह होगा। तो आप जैसा कह रही हैं कि पाकिस्तान में गुस्सा तो है लेकिन लोग विद्रोह करने की शायद स्थिति में ना हो, तो क्या ये आकलन आपका, आपकी सरकार का, वो गलत साबित होगा? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। यहाँ पे आप किसी भी चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि ऐसा ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि मैंने तो अपनी लाइफ में कभी पाकिस्तान की पब्लिक को बाहर आते नहीं देखा। कई बार तो हमारे दोस्त और हमारे साथ जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि इतना कुछ होने पे तो कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाते हैं। अगर उनका घर ऐसे बंद कर दिया जाए, उनके घर के बाहर आप आग लगा दें या कुछ कर दें तो वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बाहर नहीं आते। ये चीज इनमें बहुत अजीब है। और मुझे खुद भी अजीब लगती है कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो किसी भी चीज के लिए, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट के लिए बाहर आते हैं। वो भी मतलब बीच में इमरान खान के कुछ लोग निकले थे, लेकिन उनकी भी तादाद इतनी बड़ी नहीं थी। और जो उन्हें लीड कर रहे होते हैं वो भी बीच में से भाग जाते हैं। चाहे वो केपीके के चीफ मिनिस्टर हों, अली अमीन गंडापुर साहब, कई बार वो वहां से निकले कि जी हम इस्लामाबाद तक आएंगे केपीके से, इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आधे रास्ते में ये लोग वापस चले जाते हैं। हमारे लोगों में शायद वो हिम्मत नहीं है, या कह लीजिए कि वो जज्बा नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस लेवल पे जैसे नेपाल में हुआ या जैसे टर्की में हुआ था और कई जगह होता है तो ये बाहर निकले। ये बाहर निकलने वाले पब्लिक है ही नहीं। इनको कुछ भी कर दे ये घर बैठे रहते हैं। ये बात टीवी में देख लेते हैं, इनके लिए इतना ही काफी है। मैंने तो आज तक कभी लोगों को इस तरह से बाहर निकलते नहीं देखा। तो मुझे मुझे नहीं लगता कि बाहर आएंगे। वो दिलेरी आए, मैं तो चाहती हूँ यही कि, क्योंकि इस तरह की दिलेरी की जरूरत हर मुल्क को होती है, हर देश को होती है। और जहाँ की जनता अगर घरों में सिमट कर बैठ जाए तो बड़ा बुरा हाल होता है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहती हूँ आरजू, क्योंकि एससीओ समिट में हमने देखा कि पाकिस्तान ने ये कहा कि पड़ोसी जो देश हैं उनकी संप्रभुता का हम सम्मान करते हैं, हम जो वहां की नीति है, अखंडता है, उसका हम सम्मान करते हैं। और हमने देखा उसी एससीओ समिट में किस तरह से आतंकवाद के ऊपर घेरा भी गया
और आतंकवाद की निंदा भी हुई उसी मंच के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी हार है एससीओ समिट में? नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये बातें कई जगह पर और कई समिट्स में जो है वो सुनता चला आ रहा है। अब टाइम वो आ गया है कि अब इनको इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। कब तक आप बचाते रहेंगे अपने यहाँ रखे हुए लोगों को, या उनको जिनको मैं अक्सर अनमोल रतन कहती हूँ, जो हमने पाले हमने बनाए, उनके ऊपर अब एक्शन करने का टाइम आ गया है। क्योंकि पाकिस्तान अब खुद भुगत रहा है। बनाए तो ये गए थे कि जी किसी और कंट्री में जाके हंगामा करेंगे, किसी और जगह जाकर नुकसान करेंगे, लेकिन अब तो ये अपने ही सर पे जब पड़ने लगे तो इन्होंने सारा का सारा उठाकर अफगानिस्तान पे डाल दिया कि जी जो अफगान सिटीजन हमारे आए हैं ये तो वो कर रहे हैं, ये जो अफगानिस्तान है ये तो वो कर रहा है, ये तो टीटीपी कर रहा है। तो ये टीटीपी बनाई किसने थी? टीटीपी से बनता क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये जो बीएलए है ये किसने बनाई? उसके साथ ये टीएलपी जो लोगों को जिंदा जला देते हैं स्वात में, और कई जगह पे टीएलपी वालों ने रिलीजन के नाम पे लोगों को जिंदा जला दिया, मार डाला। तो ये इन्हीं ने तो बनाए हैं। और ये जिस वक्त इनका मन करता है ये आकर बीच जो है वो फैजाबाद चौक जो इस्लामाबाद और पिंडी को जोड़ता है वहां पर बैठ जाते हैं, और जिस वक्त इनको कहा जाता है उठ के चले जाते हैं। कई फुटेजेस हमने देखी, आपने भी यकीनन कई फोटोज देखी होंगी जिसमें आर्मी के लोग इनको एनवलप्स दे रहे हैं पैसों के। तो ये कौन लोग हैं? ये इन्हीं के बनाए हुए लोग हैं ना। तो अगर ये कंट्रोल करना चाहें तो ये इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जब नहीं कंट्रोल करेंगे, अब जब अपने ही सर पे ये सब लोग आके फटना शुरू हो गए हैं, तो अब इनको अचानक से याद आया कि ये टेररिस्ट हैं। वरना अगर आपको याद हो तो ये वही लोग हैं जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर कहा करते थे। हम कहते थे जी ये तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ये तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब वो यहीं लड़ना शुरू हो गए तो इन्हें याद आया कि ओह ये तो टेररिस्ट है। तो जब आप दूसरे के लिए जो है वो फ्रीडम फाइटर और अपने लिए टेररिस्ट करेंगे टेररिस्ट को, तो जाहिर है कि फिर प्रॉब्लम तो फेस करनी होगी। अब कहाँ कहाँ पे बातें सुनेंगे, तो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी और इनको कंट्रोल करना होगा। हालांकि मैं तो मुझे लगता नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा हो पाएगा। आपको कितनी उम्मीद है मैं नहीं जानती हूँ आरजू। इसी एससीओ समिट में हमने देखा कि सिंधु जल के ऊपर भी बात हुई, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया। शाहबाज शरीफ साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा कि वो तो भाई दूसरे मुल्क की जितनी भी संधियां हैं उन सब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और फिर उसके बाद भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर कहा गया कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चल सकता है, एक साथ नहीं बह सकता है। तो क्या ये भी एक बड़ी विफलता पाकिस्तान की है कि अपनी बात वो बोलता तो कुछ है लेकिन वो दुनिया तक पहुंचती कुछ और है? देखिए बिल्कुल ये जो इंडस रिवर की बात हुई थी या ट्रीटी की बात हुई थी, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान में कई तरह की स्टेटमेंट्स चली, हमारे पॉलिटिशियंस ने भी स्टेटमेंट्स दी। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान को बैठकर बात करनी पड़ेगी और इस चीज़ में से निकलना होगा। और उसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान को कई स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें टेररिज्म की बात जो बार बार भारत की तरफ से की जाती है, जब तक आप एक्शन के जरिए कुछ साबित नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये कह देने से कि नहीं हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक कि मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि हाफिज सईद मसूद अजहर एक आध लोग भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें। लेकिन उसके लिए भी जाहिर है तैयार नहीं है। लेकिन ये एक बहुत सीरियस इशू है। जाहिर है पानी अगर आप लोग रोक देंगे, या पानी का इशू पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये इनको बहुत भारी पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट अगर गई तो मेरे ख्याल है ये पानी के ऊपर ही जाएगी। आईफोन 17 आया है आरजू। मैं देख रही थी पाकिस्तानी रुपयों में, जब मैं कीमत देख रही थी तो मुझे लगा नहीं कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग खरीद पाएंगे। आपने चेक किया है क्या प्राइस है आईफोन 17 का? मेरा ख्याल है 5 लाख से ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल है 14 15 भी ऐसे ही कुछ था। पहले जो आईफोन्स थे उनकी भी प्राइस ऐसे ही आसपास थी, और लेने वाले ले लेते हैं। अगर जिसने लेना होगा तो डेफिनेटली वो ले पाएगा। ये गिरता हुआ जो पाकिस्तानी रुपया है उसे लेकर पाकिस्तानी अब लोग क्या कहते हैं, वहां के आवाम का क्या सोचना है? जाहिर है कि सब यही समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। और जैसे पहले इमरान खान थे, तो इमरान खान ने जो इकोनॉमिस्ट रखे थे अपनी पार्टी में, शुरू में जब इमरान खान आए थे, तो वो अहमदिया थे। और इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर हुआ कि उन्होंने उनको एक वीक के अंदर ही हटा दिया। तो तो मेरा तो यही कहना है कि उनसे आपने नमाज थोड़ी पढ़वानी थी या नमाज थोड़ी सीखनी थी, आपने उनसे अपनी इकोनॉमी जो है उसके बारे में बात करनी थी या उसको ठीक करना था। तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी का कुछ भी फेथ हो? तो पाकिस्तान को इसमें से जब तक निकलेंगे नहीं कि किसका क्या फेथ है, और हर एक का अपना पर्सनल होता है,
तब तक मेरे ख्याल है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, और हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करेंगे तभी पाक रुपीस जो है उसकी भी वैल्यू जो है वो ठीक होगी। अभी तो खैर बहुत हालत खराब है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये सवाल मैं पूछ रही हूँ आरजू आपसे कि क्या पाकिस्तान के लोगों को आटा दाल ये मिल पा रहा है या नहीं, क्योंकि इंडिया में जो रिपोर्ट्स हैं वो कई इलाकों का पाकिस्तान के हवाला देकर के ये बताती हैं कि पाकिस्तान में खाने के लिए आटा भी नहीं है लोगों के पास। देखिए, आटा चीनी चावल सब मिल तो पा रहा है, लेकिन बहुत महंगा है। अगर आप सिर्फ 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल है आजकल, जिसमें उनको वो सिंध में गए हैं और वहां पे किसी ने उनसे कहा कि बहुत महंगा है आटा, मैं नहीं ले पा रहा, तो उन्होंने जैसे मजाक में रोती हुई शक्ल बना के उस आदमी को दिखाई, जिसपे बहुत ज्यादा उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि पब्लिक आपसे अपने प्रॉब्लम बता रही है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है। तो हर चीज मिल रही है, लेकिन जिस कीमत पे मिल रही है, जो प्राइस है, वो डेफिनेटली ऐसी है जो पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रही। आप अगर प्लीज हमें बताएं कि अभी क्या रेट चल रहा है, आटा क्या भाव मिल रहा है, दाल क्या भाव मिल रही है वहां पे। देखिए, हर जगह का जो है वो डिफरेंट है। अगर मैं हम्म, सिर्फ चीनी की बात करूं तो चीनी भी जो है वो 200 से ऊपर जा चुकी है उसकी प्राइस, यानी पर केजी। और इसी तरीके से आटा भी जो है मेरे ख्याल है 235 जो है इस तरह से बताया जा रहा था। उसकी रेट भी आटे की जो है ये बताई जा रही थी, जो 10 केजी का बैग होता है। और इसी तरह हर चीज वो आप पाकिस्तान में जो है ना वो वीकली प्राइसेस चेंज होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक वीक जाएंगी तो आपको कुछ मिलेगा और दूसरे वीक जाएंगी तो वही प्राइस मिलेगी, और कोई पूछने वाला नहीं है कि जी ये प्राइस आपने कैसे बढ़ा दी है और किसके कहने पे बढ़ा दी है। और उसके बाद जो टैक्स लगाया जाता है, जो उन दुकानदारों पे टैक्स होता है जो चीजें बेच रहे हैं, वो टैक्स भी वो आम पब्लिक से लेते हैं। अगर किसी ने उसके ऊपर टैक्स है और 12 रुपए फॉर एग्जांपल टैक्स है, तो वो अपनी जो चीज बेचेगा उसमें वो 12 रुपीज जो है वो भी ऐड कर देगा। यानी वो भी आम जनता ही देगी, वो दुकानदार नहीं देगा। तो उस दुकानदार का कोई या उस शॉपकीपर का कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का हो रहा है। यहाँ पर हर चीज, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो आम जिंदगी की चीजें हो, हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल में है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को अगर आप सुने तो वो यही कहेंगे कि बड़ी खुशहाली चल रही है। यहाँ पर मिडिल क्लास है वो तो तकरीबन खत्म हो गई है। यानी 45% से नीचे पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं, 45% से ज्यादा लोग। तो कितना बच माय गॉड। गया मतलब। ये मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट है बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर कि 45% से ज्यादा लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे वो लोग जिनके हाथ में पैसा आता है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, उन्हें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। बल्कि उसके साथ ही वो अपने निकल पड़ते हैं, कभी कनाडा में, कभी UK में, कभी कहीं पे अपनी प्रॉपर्टीज लेने के लिए। हम्म। पेट्रोल का भी मैं चाहती हूँ अगर आप हमें बता सकें क्या भाव चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल का दाम ज्यादा होगा तभी जो बाकी चीजें हैं वो महंगी मिल रही हैं वहां पर। देखें, पेट्रोल का भी जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक दिन गवर्नमेंट जो है वो 6 रुपए कम कर देती है, दूसरे दिन 12 रुपए बढ़ा देती है। इस हम्म। तरह से यहाँ पर वीकली ये पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी बढ़ती और कम होती रहती है। अभी भी मेरे ख्याल है 273 पर लीटर चल रही है। और माय उसके बाद गॉड। गवर्नमेंट का जब मन करेगा वो बोलेंगे जी चले जी 6 रुपीज कम कर दिए हैं, उसके अगले दिन फिर बढ़ा देंगे। लेकिन वो सिर्फ पेट्रोल की प्राइस नहीं होती है, पेट्रोल के साथ हर चीज बढ़ जाती है। पानी तक बढ़ जाता है। हम लोग तो यहाँ पे पानी भी खरीद कर पीते हैं ना, लोगों के घरों में जो पानी आता है तो हाँ। वो पीने काबिल तो नहीं होता। तो लोगों को तो पानी भी खरीदना पड़ता है, जो पीने का, यानी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी खरीदना पड़ता है। तो आप उसको ही समझ लीजिए कि वो कितना महंगा जो है लोगों को पड़ रहा है, कि जब हमें एक पानी का गिलास भी हमें फ्री का ना मिलता हो। हाँ, ये पानी जो आप खरीदने की बात करिए ये गांव के और दूर दराज इलाके में या शहरों में भी है, मतलब आपको भी ये क्या खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। हाँ हाँ, मेरे घर में खरीद के आता है पानी। क्या बात कर रही हैं। वीकली वीकली बॉटल्स आती हैं वीकली, बिल्कुल। लीटर की पीने बॉटल्स जो होती पीने हैं का वो। पानी आरजू आप खरीद के पीती हैं। हाँ, हम पीने का पानी खरीद के पीते हैं। और माय गॉड। वीकली आती है, और वीकली आती हैं ये बॉटल्स। मुझे तकरीबन वीकली मुझे 900 की ये बॉटल्स पड़ती हैं। मैं हैरान हूं आरजू, तो ये चुनावी मुद्दा नहीं होता है क्या कि हम घरों तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। यहाँ क्या, आपको अगर बलूचिस्तान में आप जाएं, आपको बलूचिस्तान में भी, जिसको कि ये कहते हैं कि जी CPC बना रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहां पर भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है साफ। तो पानी की सप्लाई कैसे होती है।
पानी की सप्लाई होती भी है आरजू? देखिए, पानी की सप्लाई जो होती है ना, या बोरिंग की हुई है, बहुत से लोगों ने बोरिंग कर रखी है, और कई जगह सप्लाई होती है, तो वो पीने का तो नहीं होता, वो पानी पीने काबिल तो नहीं होता वो। माय उससे आप गॉड। ठीक है, आप डिश वॉशिंग कर सकते हैं, आप कपड़े धो सकते हैं, आप हो सकते हैं नहावा भी सकते हैं, लेकिन आप पी नहीं सकते उस पानी को, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है वो। आप अगर उसमें कंफर्टेबल हो आरजू, आप क्या मुझे ये बता पाएंगी कि आप कौन से इलाके में रह रही हैं पाकिस्तान में? मैं इस्लामाबाद में हूँ। मैं मेन जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर रहती हूँ। मैं हैरान हूं कारजू, 2025 ये चल रहा है और भारत पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, और इस्लामाबाद के इलाके में आप खरीद कर पानी पी रही हैं। जी। हे भगवान। जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आपको पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से लोग पानी खरीद के पीते हुए मिलेंगे। हम्म। अच्छा जगह पे गवर्नमेंट ने फिल्टर लगाए, लेकिन वो भी इस काबिल नहीं होते, फिल्टर का पानी भी इस काबिल नहीं है कि उसको पिया जा सके। कुछ लोग लेते हैं वैसे, फिल्टर से भी भर के लाते हैं, फिर जाते हैं फिल्टर से अपनी बॉटल्स भरते हैं, फिर घर आते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो है वो तो इसी तरीके से, मैं मेरे पास तो टाइम नहीं मिल जाके फिल्टर में पानी भरती रहूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि घर पे पानी जो है सप्लाई होती है, नेस्ले का पानी आता है, और भी कई कंपनीज के आते हैं। और ये ड्रिंकिंग वाटर हम जो टैप से आता है पानी, वो तो हम नहीं पी सकते, हम तो कुकिंग में भी इस्तेमाल नहीं करते। माय गॉड। ये क्योंकि बिजली पानी सड़क ये तो बेसिक नीड होती है, और मुझे लगता है हर, मतलब मैं एज एन इंडियन तो यही समझती हूँ कि ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। हमने पानी की बात कर ली, फिर अब जब ये चर्चा चली रही है आरजू, तो ये भी बता दें कि इस्लामाबाद में बिजली कितनी आती है आपके घर का, पहले आप बताएं, तब तो मैं पाकिस्तान का पूछूंगी। देखें, बिजली का भी लोड शेडिंग तो नहीं हो रही है अभी, बिजली तो ठीक आ रही है, लोड शेडिंग का नहीं है। लेकिन हाँ, बिल बहुत बड़े बड़े आते हैं। अभी मैं जहाँ रहती हूँ इस्लामाबाद में, F11 के सेक्टर में, तो यहाँ पर ये अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं हूँ। और अगर मैं देखूँ तो इसमें 2 बेडरूम अपार्टमेंट है ये। और इसका जो रेंट आता, मतलब जो बिजली का बिल आता है मेरा, वो तकरीबन 55,000 के करीब आता है। माय गॉड, 55,000 पर मंथ? पर मंथ, 55,000 पर मंथ। और मैंने लास्ट ईयर मैंने ट्विटर पे लगा दिया था, तो लोग कह रहे थे कि ये पूरे साल का बिल है। मैं कहा नहीं, एक मंथ का है। आरजू, इतना तो साल का भी नहीं होता है भारत में। सबके मैं बड़ा सोच सोच के एसी ऑन करती हूँ कि जहां बैठी हूँ वहीं का एसी ऑन हो, और कहीं ना चल रहा हो, तब ये हाल है। हे भगवान, ये दिल्ली वालों जरा सुन लो, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर मुफ्त बिजली मुफ्त पानी सरकार देती चली जा रही है। आरजू, मैं नहीं जानती आपको कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है, लेकिन दिल्ली में मुफ्त बिजली ये 200 यूनिट पहले किया था अरविंद केजरीवाल ने, और अब वो बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही जो पानी है उसकी भी एक लिमिट है कि आप 10,000 लीटर, मेरे ख्याल से वो उतना अगर आप खर्च करते हैं, 20,000 लीटर, शुरुआत में 10,000 लीटर था, अब बढ़ा के 20,000 लीटर कर दिया गया। इतना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद भी 55,000 रुपया 2 BHK में आरजू, साल का बिल नहीं भरता है एक भारतीय, महीने की तो खैर मैं बात ही क्या, कैसे कैसे जी कैसे रहे आप लोग? पता नहीं, ऐसा ही है कि बस लोग इसी तरीके से जी रहे हैं, और यही मुश्किल है। और ये तो मैं आपको कम बता रही हूँ, मतलब मेरा तो 55 से ज़्यादा भी कई बार आ जाता है। लेकिन और लोगों का भी यही हाल है। और मेरी मेड जो है, वो उसकी बेचारी की सैलरी जो है वो 12,000 है, और उसका बिजली का बिल 15,000 का आता है। और वो मुझे कल मुझे कह रही थी कि मेरा 15,000 बिजली का बिल आया है। और मतलब यहाँ पर यही इन्होंने कर रखा है। कुछ हालात जो है ना, वो इस काबिल नहीं है कि आम इंसान जो है वो जी सके, या ये कह सके कि हाँ जी हम बड़ी अच्छी। इसीलिए तो 45% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और क्या रीजन बनी है? क्योंकि जो लोग जब लोगों का आप ये हाल कर देंगे कि उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल इस तरह से आएंगे, तो डेफिनेटली वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही चले जाएंगे ना, ऊपर कैसे रह पाएंगे? क्या, मतलब मुझे तो नहीं सुन के लग रहा है आरजू कि कुछ हालात बदलने वाला है, बदलेगा भी तो कितना बदल जाएगा? पाकिस्तानी उम्मीद कर रहा है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट ही है जो कहती रहती है कि बड़ा कुछ ठीक हो जाएगा और लोग बड़े खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन हमने तो अभी तक जो सिचुएशन है वो उसको बिगड़ता हुआ ही देखा है, बनता हुआ नहीं देखा। लोग यहाँ पर भी लोग ऐसे हैं जिनके पास, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, परेशान हैं। मेडिकल अगर जरूरत पड़ जाए तो लोगों का और बुरा हाल हो जाता है कि मेडिकल बहुत महंगा है। सब कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। लेकिन
मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि लोग, ये लोग यहाँ रहते ही नहीं है, ये चले जाएंगे, कोई कनाडा कोई अमेरिका, तो इन्हें कोई परवाह नहीं कि आम पब्लिक क्या करती है। और इतने बुरे हालात पर जब आपके नेता अमेरिका पहुंचते हैं तो जाकर के कहते हैं सिंधु का पानी रोका तो हम तोड़ देंगे, हम फोड़ देंगे, हम परमाणु शक्ति वाले देश हैं, परमाणु हमला कर देंगे। आटा दाल है नहीं खाने को और बातें ऐसी, आरजू। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है ना, ये तो देनी ही है। मैं तो कई बार कहती हूँ कि भाई अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, अपने लोगों के हालात को ठीक करें, उसके बाद कोई बात करें। ये सिर्फ बार बार न्यूक्लियर वेपन्स की बात क्या सुनाते हैं। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो आज हम घास ही खा रहे हैं। हम्म। ये भी मुझे बताएं कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि असीम मुनीर के हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं और जो स्थिति आप पाकिस्तानियों की पाकिस्तान की बता रही हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक और बार तख्ता पलट पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं हो सकता। लेकिन कब होगा या कैसे होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर गवर्नमेंट आके यही कहती है कि जी हम बहुत मजबूत हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक सबको लगता था कि इन्हें कोई नहीं हटाएगा। इमरान खान को भी लगता था कि वो 10 साल के लिए आए हैं। और इसीलिए जब हमने इमरान खान के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, या इमरान खान को उस वक्त जो कुछ फैसले ले रहे थे उस पर कहा कि गलत है, तो उनके लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, बहुत कुछ सुनाई मुझे और मेरे जैसे कई दूसरे लोगों को, क्योंकि उनको लगता था कि वो 10 साल के लिए आए हैं तो हम कुछ भी कर लें। लेकिन इमरान खान 10 तो क्या 5 साल भी नहीं रह पाए। तो अब इसी तरीके से आगे भी यही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो शायद अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट ना कर पाए। लेकिन कब हटाए जाएंगे पता नहीं, सबकी नज़रें उधर ही लगी हैं। हमें तो रोज ही लगता है कि बस आज गए और अभी गए। लेकिन चलते जा रहे हैं, देखें कब तक चलाती है इनको। जाहिर है कि अब तो अमेरिका जो है वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चेंज करने में उनका भी काफी रोल रहता है। तो अभी फिलहाल तो इन्होंने ट्रम्प से बना के रखी है, तो चलने देंगे या हटाएंगे। मुझे एक बात और बताएं, क्योंकि हम तो सैटेलाइट तस्वीरों में ही जितना देख पाते हैं उतना देख पाते हैं, अंदर की बात आप बेहतर बताएंगी। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने एयरबेस ध्वस्त किए भारत ने पाकिस्तान के, वो सब रिपेयर हो गए हैं क्या? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो रिपेयर हो गए या नहीं, लेकिन डेफिनेटली हो ही गए होंगे, क्योंकि बैठे तो नहीं रहेंगे ना इसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि रिपेयर हो गए होंगे, लेकिन उसकी भी डिटेल्स पाकिस्तानी मीडिया में इतनी ज्यादा नहीं आई है। हाँ। मोदी जी ने कई बार कई मंच से ये कहा, आरजू आपने जरूर सुना होगा, कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसे रोका गया है, पॉज है ये। एक बार नहीं कई बार मोदी जी ने कहा। तो उनका ये कहा जाना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ पॉज किया गया है, क्या पाकिस्तानियों में खौफ रहता है? नहीं, खौफ नहीं है। वैसे जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तानी खौफजदा नहीं थे। यूजुअली हमारे लोग जो है ना वो इस तरह की चीजों से डरा नहीं करते, क्योंकि ये पहले भी होता रहा है। रोज की बेसिस पे तो हम अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं। रोज अफगानिस्तान से अटैक्स चल रहे हैं, टीटीपी के अटैक चल रहे हैं, केपीके में जो हाल खराब है, बलूचिस्तान में हर वक्त अटैक चलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ऐसे में बीच में अगर भारत भी आ गया और भारत ने भी अटैक कर दिया, तो उससे आम पब्लिक में तो कोई मैंने खौफ नहीं देखा। लेकिन ये जरूर है कि लोग चाहते हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो एकदम पीसफुल रहे, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो है टेंशन ना हो, और हमारे अफगानिस्तान हो चाहे ईरान या भारत, सबके साथ टर्म्स बेहतर हो, ऐसा जरूर चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों में कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि डरते नहीं है किसी भी चीज से। मैं तो आरजू यही कहूंगी माफी के साथ कि जीते जी स्थिति इतनी बदतर है कि वो मौत से भी बुरे हालात हैं, तो शायद इसीलिए मौत का खौफ नहीं होगा। मतलब मैं तो यही समझ पा रही हूं, जो आपने अभी पूरी स्थिति बयां की है पाकिस्तान की, उसके बाद मैं तो हालांकि मुझे लगता है यही कह पाऊंगी। एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ, ट्रम्प क्या नोबेल शांति पुरस्कार के काबिल हैं, लगता है आपको? पाकिस्तान ने तो जाके समर्थन कर दिया। देखिए, वो तो खैर उनको खुश करने के लिए कर दिया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि ये वही ट्रम्प है ना जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। ये वही ट्रम्प है जो और कई कंट्रीज में लड़ाई चल रही है और उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं। और चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो रशिया हो, या और कई जगह पे जो लड़ाई चल रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ से जो लोग गए थे अमेरिका, उन्होंने ये सजेशन दिया था, उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है। तो मेरा ख्याल है उनसे कोई काम होगा तो उनको कह दिया होगा, या हो सकता है ट्रम्प नहीं कहा हो कि आप ऐसा बोल दें, तो उन्होंने फिर ट्रम्प को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया। वरना मेरा तो नहीं ख्याल कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि कई दुनिया में कई कंट्रीज में इन्वॉल्व है लड़ाई झगड़े में या वहाँ पे लड़ाई करवाने में, उसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज की तरफ जाना चाहिए। कभी चीन को खुश करना, कभी अमेरिका को खुश करना,
अपनी आवाम को भी जरूर खुश करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। एक चीज और मुझे आप बताइए कि हमारे जो आर्मी चीफ है ना, उन्होंने रामभद्राचार्य जी, हमारे यहाँ धर्मगुरु एक हैं, उन्हें ये वायदा किया था, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट रामभद्राचार्य जी का भी किया था, जब दीक्षा लेने हमारे आर्मी चीफ उनके पास गए तो उनसे बदले में गुरु दक्षिणा में रामभद्राचार्य जी ने पीओके मांगा, और हमारे आर्मी चीफ ने उन्हें यह वायदा किया कि 2 साल में लाके दे दूंगा। स्टेक आपका इस पर क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पीओके जो है उसके ऊपर इस तरह से सिर्फ बात करके के ला देंगे, ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कश्मीर के ऊपर जो है वो डेफिनेटली डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन इशू यही है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। लेकिन कोई हम वहाँ से जम्मू कश्मीर ले लेंगे जो हमारे यहाँ बोला जाता है, या आप लोग ले लेंगे, तो वो इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कैसा हो पाएगा। बातें भी मुझे नहीं लगता है आरजू हो पाएगी। वो बड़ा फेमस गाना है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, क्योंकि इसके पहले भी कई मर्तबा दोनों देशों के बीच में बातचीत हो चुकी है, हल तो बहरहाल तब भी नहीं निकला था। मुझे आप ये बताएं कि एक तरफ तो आपकी सरकार है, जैसा आपने खुद कहा कि ट्रंप को खुश करने के लिए कह दिया होगा, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ मोदी जी हैं जो ट्रंप का कई बार फोन भी नहीं उठाते हैं। अब आखिरकार ट्रंप साहब ने खुद कह दिया कि वो बात करना चाहते हैं भारत के साथ, या मोदी जी के ट्वीट को भी उन्होंने रीट्वीट किया है। तो एक तरफ आपकी सरकार और दूसरी तरफ वही पाकिस्तानी, जब मोदी जी को देखते हैं, उनके फैसलों को देखते हैं, तो क्या वहां भी उनकी तारीफ होती है? देखिए, मोदी जी तो खैर इमरान खान का फ़ोन भी नहीं उठाते थे, और इमरान खान ने भी कहा था कि वो जो है कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फ़ोन नहीं उठा रहे। मगर ये ज़रूर है कि अब आगे किस तरह से चला जाएगा। लेकिन मोदी जी खैर फेमस तो हैं पाकिस्तान में, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में फेमस नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन जाहिर है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, गवर्नमेंट के भी और गवर्नमेंट के बाहर भी, जो उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन कई लोग जो है वो उनकी उनकी तारीफ़ करते हैं। इवन इमरान खान की भी जब गवर्नमेंट चली गई थी, तब भी इमरान खान ने कहा था कि मोदी जी के बारे में कि वो करप्ट नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म का करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए, चाहे पॉलिसीज हमें पसंद ना आए। मगर पीएम मोदी जो है वो पाकिस्तान में कई लोग जो है उनकी तारीफ भी करते दिखते हैं। अब क्योंकि आरजू, मैं लैंडिंग की बात हमेशा अपने पॉडकास्ट में करती हूँ, टेक ऑफ की बात करती हूँ, तो अब हम लैंडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच है। सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच के, या फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, ये जो सारा व्यापार चल रहा होता है, आप उसकी फेवर में रहती हैं? मैं बिल्कुल फेवर में रहती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक विंडो जो है वो ओपन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक विंडो रखनी चाहिए कि बातचीत हो सके। जाहिर है कि हम पड़ोसी हैं, आप ना, आप लोग कहीं और जा सकते हैं ना हम कहीं और जा सकते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा एक स्पेस ऐसी रहे जहाँ पर हमारे लोग मिल सकें, बात कर सकें। अब देखें ना, मैं और आप भी बात कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि फिल्म्स हो या क्रिकेट हो, वो होनी चाहिए। मीडिया को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ये भी मैं चाहती हूँ। क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बल्कि उससे भी पहले, जब से आप लोगों ने मीडिया बैन किया है, बहुत से मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं, मीडिया फ्रेंड्स हैं, वो पूछते रहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है या वहाँ क्या बात हुई है। जबकि उससे पहले वो आराम से ट्विटर पे और यहाँ वहाँ जो हमारे चैनल्स हैं उसको चेक कर लिया करते थे। तो मेरे ख्याल है मीडिया बैन करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इनको जो है वो अनबैन या अनब्लॉक ही रहना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें कि हम बात क्या कर रहे हैं। वरना पहले एक ज़माने में जब इंडियन मीडिया पाकिस्तान ने बैन किया था, तो मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, तो वो कहते थे कि ये पाकिस्तान अजीब कंट्री है जो सुनना ही नहीं चाहता कि उसके बारे में जो दूसरी तरफ जिन्हें हम दुश्मन समझ रहे हैं वो हमारे बारे में बात क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है मीडिया भी बैन नहीं होना चाहिए और स्पोर्ट्स भी चलती रहनी चाहिए। हालांकि मैं भारत का पक्ष, मुझे लगता है ये लैंडिंग के समय जरूर आपके सामने आरजू रखना चाहूंगी। भारत वो मुल्क है, आप हालांकि बहुत बेहतर जानती हैं, जहां पर सरकार आवाम के, हमारी जो जनता है, उसके विचारों के साथ चलती है। और इस बार आपने भी ये जरूर देखा होगा आरजू कि हमारा जितना, मतलब मैं विपक्षी पार्टियों की भी अगर बात कर लूं, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय वो भी सरकार के साथ थी। अगर आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना होगा, तो वो भी किसी तरह से ना क्रिकेट, ना बॉलीवुड, ना सिंगिंग, किसी के भी फेवर में नहीं थे। तो ना विपक्ष, ना जनता और ना नेता, कोई ये नहीं चाहता था कि किसी भी स्तर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत रखी जाए। और इसीलिए जनता का ही मूड, मैं तो कहूंगी उसी का सम्मान करते हुए भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया, और पूरा देश इसके साथ है। मतलब मैं खुद भी इसके साथ हूं,
ये मैं बहुत उससे कह रही हूँ आरजू, क्योंकि आपने कहा कि नहीं बंद होना चाहिए, तो ये कहते हुए मुझे भी तकलीफ हो रही है अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं तो नहीं चाहती कि ये बातचीत खुले। ये अच्छी बात जरूर है कि अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं तो आगे भी आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ की असल तस्वीर मैं आपको बता सकती हूँ और वहां की असल तस्वीर आप मुझे बता सकती हैं, जो आज आपने किया भी। बहुत शुक्रिया आरजू आपका, दोबारा हम फिर मुलाकात कर पाए ऐसे वर्चुअली, मैं एक और बार आपको अपना बोर्डिंग पास दे पाऊं, ये मैं चाहूंगी। शुभकामनाएं आपको देती हूं कि हौसले के साथ आप ऐसे ही काम करती रहें पाकिस्तान में भी, और ये जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो जरूर ब्रेक हो सकें। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू, थैंक यू।